हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एमसीएन नर्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज अपन कुछ ऑप्शन गायनेकोलॉजी से संबंधित कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि ईएसआईसी हो गया, एसजीपीजे हो गया, है ना। इनमें ऑप्शन गायनी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन है, द नर्स इज परफॉर्मिंग एन असेसमेंट ऑन ए क्लाइंट हु हैज जस्ट बीन टोल्ड दैट a pregnancy test is positive. Which assessment finding indicate that the client is at risk for preterm labor? ठीक है, क्या है, नर्स परफॉर्म कर रही है असेसमेंट क्लाइंट का, ठीक है, जिसने क्या बोला कि उसका जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग ऐसी है जो इंडिकेट करेगी दैट द क्लाइंट इज एट रिस्क फॉर प्रीटर्म लेबर? तो कौन कौन से क्लाइंट होते हैं जो प्रीटर्म लेबर के रिस्क में आते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए, द क्लाइंट इज ए 35 ईयर्स ओल्ड प्राइमी ग्रेविडा। ऑप्शन बी, द क्लाइंट हैज ए हिस्ट्री ऑफ कार्डियक डिजीज। ऑप्शन थ्री, द क्लाइंट्स हीमोग्लोबिन लेवल इज 13.5 ग्राम पर डीएल। ऑप्शन डी, द क्लाइंट इज ए 20 ईयर्स ओल्ड प्राइमी ग्रेविडा ऑफ एवरेज वेट एंड हाइट। ठीक है, तो प्रीटर्म लेबर क्या होता है, पहले तो आपको यह बताना चाहिए प्रीटर्म लेबर होता क्या है। तो जो प्रीटर्म लेबर होता है ये आफ्टर 20 वीक टू बिफोर 37 वीक, अगर किसी की प्रेगनेंसी में 20 वीक्स के बाद और 37 वीक से पहले अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो क्या है, वो है प्री टर्म लेबर। क्या है, अगर 37 बिफोर भी है तो भी वो क्या है, प्री टर्म लेबर है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्री टर्म लेबर होता क्या है। तो 20 वीक से बाद और 37 वीक से पहले। ठीक है, और प्रीटर्म लेबर के लिए जो एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, एक नहीं है, तो उनका भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। प्रीटर्म लेबर से जो एसोसिएटेड होते हैं वो बहुत सारे हैं, सेवरल फैक्टर हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए अगर किसी को मेडिकल कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन की क्या है, हिस्ट्री है किसी को, ठीक है, तो प्रीटर्म लेबर हो सकता है उस केस में। ठीक है, या किसी को ऑब्स्ट्रक्टिव प्रॉब्लम है, ठीक है, इसमें भी प्रीटर्म लेबर हो सकता है। ठीक है, सोशल फैक्टर इम्पोर्टेंट है, सोशल फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, या फिर मान के चलिए किसी को मल्टी फीटल प्रेगनेंसी है, मल्टी फीटल प्रेगनेंसी है। ठीक है, और या फिर कोई एनीमिया का क्लाइंट है, ठीक है, जो प्रेग्नेंट लेडी है वो उसको एनीमिया है। ठीक है, या फिर कोई सब्सटेंट अब्यूज है। ठीक है, ये एक रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, और क्या हो सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई लेस देन 80 ईयर्स फीमेल है उसमें हो सकते हैं। ठीक है, और या फिर कोई ओल्डर क्लाइंट है, जैसे 40 ईयर्स से अगर बड़ी लेडीज है, ठीक है, उसमें भी ये देखने को मिल सकते हैं प्राइमी ग्रेविडा, ये प्रीटर्म लेबर। और ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अगर किसी को प्रीटर्म लेबर होने के लिए जो असेसमेंट फाइंडिंग है वो क्या क्या हो सकती हैं अपन इसमें देख रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए, द क्लाइंट इज ए 35 ईयर्स ओल्ड प्राइमी ग्रेविडा, तो अगर ये 18 से कम होती, ठीक है, या फिर 40 से ज़्यादा होती तब इसमें प्री टर्म
लेबर के चांसेस होते। तो ये अभी नॉर्मल है, इसमें नहीं होगा। द क्लाइंट एज हिस्ट्री ऑफ कार्डियक डिजीज, मैंने क्या बोला, जिस किसी को अगर मेडिकल कंडीशन है, ठीक है, मेडिकल कंडीशन के केस में ये क्लाइंट को क्या हो सकता है, प्री टर्म लेबर हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द क्लाइंट हैज ए हिस्ट्री ऑफ कार्डियक डिजीज। तीसरा ऑप्शन क्या था, द क्लाइंट हीमोग्लोबिन लेवल 13.5, तो ये क्या है 12 से 16, तो नॉर्मली होता है, तो ये रेंज में ही है, ठीक है। चौथा क्या था, द क्लाइंट इज ए 20 ईयर्स ओल्ड प्राइमी ग्रेविडा, तो मैंने क्या बोला, अगर किसी को 18 साल से कम की एज है उसमें प्री टर्म लेबर होने के चांसेस रहते हैं। और इसमें आगे क्या लिखा है, एवरेज वेट एंड हाइट, ठीक है, तो जो वेट और हाइट है वो भी नॉर्मल है, तो ये भी नॉर्मल हो जाएगा। तो इसमें प्री टर्म लेबर होने के चांसेस नहीं है, ठीक है। तो प्री टर्म लेबर होने के चांसेस किस में है, द क्लाइंट हैज ए हिस्ट्री ऑफ कार्डियक डिजीज। क्या है, द क्लाइंट हैज ए हिस्ट्री ऑफ कार्डियक डिजीज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द क्लाइंट हैज ए हिस्ट्री ऑफ कार्डियक डिजीज इज द राइट आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द नर्स इज मॉनिटरिंग ए क्लाइंट हु इज इन एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है। द नर्स डॉक्यूमेंट्स दैट द क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग लेबर डिस्टोसिया, ठीक है। द नर्स डिटरमाइंड दैट विच रिस्क फैक्टर इन द क्लाइंट्स हिस्ट्री प्लेस्ड हर एट रिस्क फॉर दिस कॉम्प्लिकेशन, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। तो क्या पूछ रहा है, एक क्लाइंट है, वो क्या है, एक्टिव स्टेज में है किसकी, लेबर की। द नर्स डॉक्यूमेंट दैट द क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग लेबर डिस्टोसिया, ठीक है। द नर्स डिटरमाइंड दैट विच रिस्क फैक्टर, कौन सा ऐसा रिस्क फैक्टर है जो क्लाइंट की हिस्ट्री का है, प्लेस्ड हर एट रिस्क, जिसने इस क्लाइंट को इस हिस्ट्री में रखा है, इस रिस्क में रखा है, फॉर दिस कॉम्प्लिकेशन, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, ठीक है। ऑप्शन ए एज 55 ईयर्स ओल्ड, ऑप्शन बी बॉडी मास इंडेक्स 28, ऑप्शन 3 प्रीवियस डिफिकल्टी विथ फर्टिलिटी, ऑप्शन डी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीटोसिन फॉर इंडक्शन, ऑप्शन 5 पोटेशियम लेवल 3.6 मिलीकोलन पर लीटर, ठीक है। तो रिस्क फैक्टर जो होते हैं डिस्टोसिया के लिए, रिस्क फैक्टर ठीक है, जो कि क्या करते हैं, इंक्रीज वुमन रिस्क फॉर डिसफंक्शनल लेबर, ठीक है। कौन कौन से होते हैं रिस्क फैक्टर, तो वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ से लिखते हैं अपन, ठीक है। क्या हो, या तो किसी की क्या हो, एडवांस मैटरनल स्टेज हो, ठीक है, एडवांस मैटरनल एज हो, ठीक है, स्टेज में एज। दूसरा क्या हो, ओवरवेट हो, ठीक है, ओवरवेट हो, या फिर क्या हो, इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट, या फिर कोई प्रीवियस हिस्ट्री हो, या डिफ़िकल्टी हो किसमें, फर्टिलिटी में, ठीक है, या फिर क्या हो, यूट्राइन ओवर स्टिमुलेशन, ठीक है। और क्या हो, शॉर्ट स्ट्रेचर हो, छोटी हाइट, ठीक है, शॉर्ट स्ट्रेचर हो, या फिर
किसी को मस्कुलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स हो, मस्कुलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, या किसी को यूट्राइन अबनॉर्मलिटी हो, ठीक है, और क्या रह गया, या फिर माल प्रेजेंटेशन हो, ठीक है, माल प्रेजेंटेशन किसका, बच्चे का, ठीक है, माल प्रेजेंटेशन, और या किसी को क्या हो, सिफेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन, ये इंपॉर्टेंट है, सिफेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन, ठीक है, या फिर क्या हो, मैटरनल फटीग, ठीक है, और क्या हो, डिहाइड्रेशन हो, ठीक है, बहुत सारे हो गए, मैटरनल फटीग हो गया, सिफेलोपोल्विक हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, और क्या हो सकता है, या फिर फियर हो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये रिस्क फैक्टर हैं किसके, डिसफंक्शनल लेबर के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या है, एज 55 ईयर्स ओल्ड, तो ये क्या होगा, रिस्क फैक्टर होगा, मैंने क्या बताया, एडवांस मैटरनल स्टेज या एज, ठीक है। दूसरा क्या था, बॉडी मास इंडेक्स कितना, 28, ये इसका रिस्क फैक्टर हो जाएगा। तीसरा क्या है, प्रीवियस डिफ़िकल्टी विद फर्टिलिटी, तो प्रीवियस डिफ़िकल्टी का मैंने बताया था, अगर किसी को हिस्ट्री है तो वो होगा। चौथा क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन फॉर इंडक्शन, ये नहीं होगा। पोटेशियम लेवल 3.6 की नॉर्मल फाइंडिंग है, तो अपने राइट आंसर क्या मिल गए, अपने को राइट आंसर क्या मिल गया, 1, 2 और 3, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई में राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3, समझ में आ गया। ये रिस्क फैक्टर हैं जो क्या करेंगे, डिसफंक्शनल करेंगे किसको, लेबर को, समझ में आ गया। ये रिस्क फैक्टर हैं। अगर किसी की एज 54 ईयर्स है तो ये क्या है, एडवांस मैटरनल स्टेज है, ठीक है। और अगर किसी की बॉडी मास इंडेक्स कितनी है, 28 है, तो वो क्या है, ओवरवेट के अंदर आ गया, ठीक है। और अगर किसी को क्या है, प्रीवियस हिस्ट्री है किसी की फर्टिलिटी डिफ़िकल्टी है फर्टिलिटी में, तो वो क्या है, रिस्क फैक्टर है किसके लिए, लेबर डिस्टोसिया के लिए। समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया होगा। बाकी पोटेशियम लेवल 3.6 नॉर्मल है, ठीक है। और ऑक्सीटोसिन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन फॉर इंडक्शन, तो वो तो होता ही है, वो भी नॉर्मल फाइंडिंग है। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, The nurse in a birthing room is monitoring a client with dysfunctional labor for sign of fetal or maternal compromise, ठीक है। Which assessment findings should alert the nurse to a compromise, ठीक है। ऑप्शन ए मैटरनल फटीग, ऑप्शन बी कोऑर्डिनेटेड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तीसरा है प्रोग्रेसिव चेंजेस इन द सर्विक्स, और चौथा है परसिस्टेंट नॉन रीअश्योरिंग फीटल हार्ट रेट, ठीक है। तो साइन ऑफ क्या पूछ रहा है, फीटल और मैटरनल कॉम्प्रोमाइज पूछ रहा है, ठीक है। तो फीटल और मैटरनल के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, परसिस्टेंट नॉन रीअश्योरिंग फीटल हार्ट रेट। राइट आंसर क्या हो जाएगा, परसिस्टेंट नॉन रीअश्योरिंग फीटल हार्ट रेट, ठीक है। तो अगर साइन देखें, साइन ऑफ फीटल और मैटरनल
फीटल और मैटरनल कॉम्प्रोमाइज इंक्लूड, किस किस को इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड persistent non reassuring fetal heart rate, पहला fetal heart rate। और क्या होता है, और क्या होता है, fetal acidosis, ठीक है। और क्या होता है, passage of म्यूकोनियम, ठीक है। क्या होता है, passage of म्यूकोनियम, समझ में आ गया। अगर किसी मदर को फटीग हो रही है या फिर इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, किसकी वजह से, प्रोलॉन्ग लेबर की वजह से, तो ये क्या करेगा, ये मेटरनल कॉम्प्रोमाइज को क्रिएट करेगा, ना कि फीटल, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए फीटल का कॉम्प्रोमाइज़ पूछा जा रहा है, तो तब तो आप और भी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि प्रोलॉन्ग लेबर है तो फीटल उसमें मदर कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए फीटल और मदर, तो दोनों में क्या होगा, परसिस्टेंट नॉन रीअश्योरिंग फीटल हार्ट रेट, या फिर क्या हो गया, फीटल को एसिडोसिस हो गया, उसमें दोनों कॉम्प्रोमाइज होंगे। और पासेस ऑफ म्यूकोनियम, अगर बच्चे ने क्या कर दिया, पास कर दिया म्यूकोनियम को, तब भी किस में आ जाएगा, वो फीटल और मैटरनल कॉम्प्रोमाइज के अंदर आ जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द नर्स इन ए लेबर रूम इज प्रिपेयरिंग टू केयर फॉर ए क्लाइंट विथ hypertonic uterine contraction. The nurse is told that the client is experiencing uncoordinated contractions that are erratic in their frequency, duration and intensity. Frequency, duration, intensity. What is the priority nursing action? क्या पूछ रहा है, एक क्लाइंट है, लेबर रूम में प्रिपेयर कर रहे हैं उसको, किसके लिए, हाइपरटोनिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। The nurse is told that the client is experiencing uncoordinated contraction. क्या हो रहा है, uncoordinated contraction, ठीक है, that are erratic in their frequency, frequency में, duration में और intensity में। What is the priority nursing action? Option A, provide pain relief measures. Option B, prepare the client for an amniotomy. Option 3, promote ambulation every 30 minutes. ऑप्शन डी, मॉनिटर द ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन क्लोजली। क्या पूछ रहा है, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन पूछ रहा है, ठीक है। तो जो हाइपरटोनिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, वो कैसे होते हैं, पेनफुल होते हैं। कैसे होते हैं, जो हाइपरटोनिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ये कैसे होते हैं, ये होते हैं पेनफुल, ठीक है। और जो हाइपरटोनिक जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उनका जो ट्रीटमेंट होता है वो अकॉर्डिंग क्या होता है, कॉज के लिए होता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको रिलीव करोगे किससे, पेन से। तो आप क्या करोगे, पेन रिलीफ मैनेजमेंट अप्लाई करोगे। क्या करोगे, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोवाइड पेन रिलीफ मेजर्स। क्योंकि क्या है, जो पहली बात तो क्या है, अनकोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन है, दूसरा उनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जा रही है, ड्यूरेशन भी बढ़ रहा है और इंटेंसिटी भी बढ़ रही है। तो जो हाइपरटोनिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो क्या पेनफुल होते हैं, और पेनफुल के लिए आपको क्या करना है, उसका पेन मैनेजमेंट करना है। तो अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोवाइड पेन रिलीफ मेजर्स, ठीक है। एम्यूनोटोमी, दूसरा ऑप्शन क्या था, प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर एम्यूनोटोमी। तो एम्यूनोटोमी क्या है, एम्यूनोटोमी और तीसरा क्या था, मॉनिटर ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन क्लोजली।
जो एम्यूनोटोमी और ऑक्सीटोसिन है वो ट्रीटमेंट नहीं है किसका, हाइपरटोनिक कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। ये किसका ट्रीटमेंट है, ये है हाइपोटोनिक के लिए, ना कि हाइपरटोनिक के लिए। समझ में आ गया। और अगर किसी क्लाइंट को हाइपरटोनिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं है तो उसको इनक्रेज करना चाहिए। ठीक है, और 30 मिनट्स पे प्रमोट एम्बुलेशन एवरी 30 मिनट। तीसरा ऑप्शन क्या था, ठीक है, इनक्रेज करना चाहिए, इनक्रेज नहीं करना चाहिए पहली बात तो, बट वुड बी इनक्रेज टू रेस्ट के लिए उसको प्रमोट करना चाहिए, ना कि एम्बुलेशन के लिए, जब क्या है हाइपरटोनिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अगर किसी क्लाइंट को हो रहे हैं तो। समझ में आ गया। तो अभी के लिए क्या करोगे, प्रोवाइड पेन रिलीफ मेजर्स। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, The nurse is reviewing the primary healthcare provider prescription for a client admitted for premature rupture of membranes. Gestational age of the fetus is determined to be 37 weeks. Which prescription should the nurse question? क्या है, नर्स इज रिव्यूइंग प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्रिप्शन, उसने प्रिस्क्रिप्शन देखा फॉर द क्लाइंट एडमिटेड प्रीमेच्योर रप्चर, इसकी क्या हो गई है, प्रीमेच्योर रप्चर हो गई है क्या, मेम्ब्रेन। ठीक है, जिसकी जेस्टेशनल एज ऑफ फीटस क्या है 37 वीक। तो कौन सा प्रिस्क्रिप्शन है जो नर्स उससे क्वेश्चन करेगी, किससे, प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर से। समझ में आ गया। ऑप्शन ए मॉनिटर फीटल हार्ट रेट कंटिन्यूसली, ऑप्शन बी monitor maternal vital signs frequently, option C perform a vaginal examination every shift, option D administer an antibiotic per prescription and per agency protocol। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर किसी की मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है, तो उसके लिए कॉज होता है, सबसे बड़ा कॉज होता है क्या, इसकी वजह से क्या होता है, इन्फेक्शन होने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, क्या, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, तो 37 वीक की प्रेगनेंसी है, तो इसमें कौन सी ऐसा प्रिस्क्रिप्शन है जो डॉक्टर के द्वारा लिखा हुआ है, उसके लिए नर्स क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क करेगी, क्योंकि नर्स को भी पता है कि ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, या फिर बहुत लिमिटेड होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए मॉनिटर फीटल हार्ट रेट कंटिन्यूसली, ये तो नॉर्मल है, ये होना भी चाहिए। मॉनिटर मैटरनल वाइटल साइन फ्रीक्वेंटली, ठीक है। परफॉर्म ए वजाइनल एग्जामिनेशन एवरी शिफ्ट, तो वजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करना चाहिए जब क्या है 37 वीक की प्रेगनेंसी है और प्री मैच्योर रप्चर हो गई है क्या, मेम्ब्रेन। तो इससे क्या होगा, क्लाइंट को खतरा हो जाएगा किस चीज़ का, इन्फेक्शन का। ठीक है, तो वजाइनल एग्जामिनेशन को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक पर प्रिस्क्रिप्शन एज पर फ्रीक्वेंसी प्रोटोकॉल नहीं। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, परफॉर्म ए वजाइनल एग्जामिनेशन एवरी शिफ्ट। क्या है, ये क्वेश्चन मार्क है, अगर किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने लिख दिया है तो। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए क्योंकि इससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द नर्स हैज क्रिएट ए प्लान ऑफ केयर फॉर ए क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग डिस्ट्रोसिया। ठीक है, डिस्ट्रोसिया होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। डिस्ट्रोसिया क्या होता है, ये डिफिकल्ट लेबर है या फिर प्रोलॉन्ग लेबर है या फिर मोर पेनफुल है। ठीक है, पेनफुल लेबर को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रोसिया बोलते हैं। पेनफुल और प्रोलॉन्ग लेबर को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रोसिया। तो क्वेश्चन क्या है, द नर्स इज क्रिएट ए प्लान ऑफ केयर फॉर क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग डिस्ट्रोसिया एंड इंक्लूडेड सेवरल नर्सिंग एक्शन इन द प्लान ऑफ केयर। व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। क्या है, क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग क्या है, डिस्ट्रोसिया, और उसने नर्सिंग केयर बहुत सारे प्लान बनाए, लेकिन कौन सा है जो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन पाएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी।
ऑप्शन ए प्रोवाइडिंग कंफर्ट मेजर्स, ऑप्शन बी मॉनिटरिंग द फीटर हार्ट रेट, ऑप्शन सी चेंजिंग द क्लाइंट्स पोजीशन फ्रीक्वेंटली, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो पहले आप डिस्ट्रोसिया को समझते हैं। डिस्ट्रोसिया क्या है? डिस्ट्रोसिया क्या है? इज ए डिफिकल्ट लेबर that is prolonged or more painful than expected। ठीक है, इसमें प्रायोरिटी क्या हो जाएगी? मॉनिटर द फीटल हार्ट रेट। ठीक है, द प्रायोरिटी इज monitor the fetal heart rate। ठीक है, और सेकंड प्रायोरिटी प्रोवाइड कंफर्ट मेजर्स, चेंजिंग द पोजीशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। तो सबसे पहले आप प्रायोरिटी पे किसको रखोगे? तो सबसे पहले आप रखोगे प्रायोरिटी मॉनिटरिंग। प्रायोरिटी क्या है? मॉनिटर द फीटल हार्ट रेट। उसके बाद फिर बाकी चीज़ें एडिशनल हैं, उसकी पोजीशन चेंज कराओ। ठीक है, और उसको कंडीशन इन्फॉर्म करना, पोजीशन दिलाना, कंफर्ट मेजर्स दिलाना। ठीक है, ये सारी चीज़ें एडिशनल है। लेकिन अभी आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? मॉनिटर द फीटल हार्ट रेट। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? fetal distress is occurring with a laboring client as the nurse prepares the client for a cesarean birth. What is the most important nursing action? क्या पूछ रहा है? फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है, ठीक है, किसको? लेबरिंग क्लाइंट को। एज द नर्स प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर सिजेरियन बर्थ। सिजेरियन बर्थ के लिए उसको प्रिपेयर कर रही है। तो व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट नर्सिंग एक्शन? ठीक है, ऑप्शन ए स्लो द इंट्रावीनस फ्लो रेट, ऑप्शन बी कंटिन्यू द ऑक्सीटोसिन ड्रिप इफ इन्फ्यूजिंग, ऑप्शन सी प्लेस द क्लाइंट इन द हाई फॉलोअर्स पोजिशन। ठीक है, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन 8 to 10 लीटर मिनट्स पर मिनट बाई फेस मास्क। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या होगा? चलो पहले एलिमिनेट करते हैं। पहले क्या है? स्लो द इंट्रावीनस फ्लो रेट। ठीक है, तो जो इंट्रावीनस फ्लो रेट है उसको क्या करते हैं? स्लो नहीं करते हैं, इसको क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। तो ये अपना गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है? कंटिन्यूस द ऑक्सीटोसिन ड्रिप इफ इन्फ्यूजिंग। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन का जो इन्फ्यूजन है इसको क्या करते हैं? इसको क्या करते हैं? इसको डिसकंटिन्यू करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? ऑक्सीटोसिन का जो इन्फ्यूजन है उसको क्या करते हैं? डिसकंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। ठीक है, किसको? यूट्रस को। और क्या करता है? फीटल हार्ट रेट जो होती है उसके जो पैटर्न क्या हो जाते हैं वो चेंज भी हो सकते हैं। और अभी क्या हो रहा है? अभी इसको किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? सिजेरियन बर्थ के लिए। तो अभी क्या करेंगे? इसको डिसकंटिन्यू। ठीक है, तीसरा क्या था? प्लेस द क्लाइंट इन हाई फाउलर पोजीशन। ठीक है, तो क्लाइंट को किस पर किया जाता है? लेटरल पोजीशन पर। लेटरल पोजीशन। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? लेटरल पोजीशन के साथ में विथ हर लेग्स
रेज टू इंक्रीज, किसके लिए, इंक्रीज मैटरनल ब्लड, मैटरनल ब्लड वॉल्यूम, ठीक है। और इससे क्या होगा, एंड इम्प्रूव क्या, फीटल परफ्यूजन, ठीक है। तो क्या करेंगे, फाउलर पोजीशन में नहीं करेंगे, क्या करेंगे, लेटरल पोजीशन में करेंगे, और उसके जो लेग्स हैं उनको क्या करेंगे, रेज करेंगे, जिससे क्या होगा, जो मैटरनल ब्लड वॉल्यूम है वो क्या होगा, इंप्रूव करेगा, किसको, फीटल परफ्यूजन के लिए। ऑप्शन 4 क्या है, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन 8 to 10 लीटर बाई फेस मास्क। तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इम्पोर्टेंट है कब, क्या है, फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है क्लाइंट को, ठीक है, फीटल डिस्ट्रेस में है लेबरिंग क्लाइंट का, और सिजेरियन बर्थ के लिए क्या कर रहे हैं, सिजेरियन बर्थ के लिए क्या कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं, तब आप क्या करोगे, ऑक्सीजन इज एडमिनिस्टर्ड एट 8 to 10 लीटर बाई फेस मास्क, ठीक है। इससे क्या होगा, ऑक्सीजनेशन हो जाएगा किसमें, सर्कुलेटिंग ब्लड के अंदर। तो आप क्या करोगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन 8 to 10 लीटर पर मिनट बाई फेस मास्क। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द नर्स इन ए लेबर रूम इज परफॉर्मिंग ए वजाइनल असेसमेंट ऑन ए प्रेग्नेंट क्लाइंट इन लेबर, द नर्स notes the presence of umbilical cord protruding from the vagina। क्या हो रहा है, अम्बलाइकल कोड क्या हो रही है, प्रोट्रूज हो रही है, कहाँ से, वजाइना के रास्ते से। व्हाट इज द फर्स्ट नर्सिंग एक्शन विद दिस फाइंडिंग। अगर किसी का क्या हो रहा है, प्रोट्रूजन हो रहा है किसका, अम्बलाइकल कोड का, वजाइना के रास्ते से, तो व्हाट इज द फर्स्ट नर्सिंग एक्शन, फर्स्ट नर्सिंग एक्शन पूछ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए gently push the cord into the vagina, option B place the client in Trendelenburg position, option 3 find the closest telephone and page the primary healthcare provider state, option D call the delivery room to notify the staff that the client will be transported immediately। ठीक है, तो आप इन सारी चीज़ों को करोगे, सारी चीज़ों को करोगे, लेकिन आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या रखना है, आपको ये देखना है। समझ में आ गया, सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन आपको करना कैसे कैसे है वो आपको पता आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, प्लेस द क्लाइंट इन द ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन। क्या करेंगे, सबसे पहले क्लाइंट को ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन में लेटाएंगे, जिससे क्या होगा, इस पोजीशन में लेटाएंगे, जिससे क्या है, जो वजाइना के रास्ते से जो क्या हो रहा है, प्रोट्रूजन हो रहा है किसका, अम्बलाइकल कोड का, तो टेनेबल में लेटाएंगे, तो ये इसका जो डायरेक्शन है वो किस तरफ हो जाएगा, ये डायफ्राम की तरफ हो जाएगा, ठीक है, वजाइना टू डायफ्राम की तरफ। तो ये क्या है, जो जो प्रोट्रूजन हो रहा है वो अब नहीं हो पाएगा, कम, या उसको रजिस्ट करेगा या फिर उसको कम करेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, क्लाइंट को ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन में लेटाएंगे, ठीक है। चल इसको क्या करते हैं, थोड़ा समझते हैं कि इसको कैसे कैसे क्या करना होगा, ठीक है। तो पहले सबसे पहले क्या हुआ, व्हेन द कोड क्या हुआ, प्रोलैप्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फीटल क्या करेंगे, सबसे पहले अगर कोड क्या हुआ है, प्रोलैप्स हुआ है, तब क्या करेंगे, पहले करेंगे फीटल ऑक्सीजनेशन को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इंक्रीज फीटल ऑक्सीजनेशन, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, क्लाइंट को पोजीशन देंगे किसमें, ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन में, ठीक है। क्या करेंगे, ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन में लिखेंगे, जिसमें क्या करेंगे,
हिप्स उसके होंगे क्या होंगे, हाई होंगे, और उसका जो हेड होगा वो क्या होगा, लो होगा। समझ में आ गया, हिप्स हाइयर होंगे तो उससे जो डायरेक्शन है वो किसकी तरफ हो जाएगा, डायफ्राम की तरफ हो जाएगा। ठीक है, किसका, प्रेजेंटिंग पार्ट का जो भी निकल रहा है बाहर। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, नर्स कॉल करेगी समवन फॉर हेल्प। ठीक है, देन उसके बाद क्या करेगी, प्राइमरी हेल्थ केयर को इन्फॉर्म करेगी। प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को क्या करेगी, इन्फॉर्म करेगी। ठीक है, फिर क्या करेगी, और कहाँ इन्फॉर्म करेगी, डिलीवरी रूम में। डिलीवरी रूम में क्या करेगी, इन्फॉर्म करेगी। ठीक है, डिलीवरी रूम में इन्फॉर्म करेगी। उसके बाद क्या करेगी, और क्लाइंट को क्या करेगी, जो जो प्रेजेंटिंग पार्ट है, ठीक है, जो प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को क्या कर दिया था, इन्फॉर्म कर दिया था। और प्राइमरी हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर है वो क्या करेगा, ग्लव्स पहन के, कैसे, ग्लव्स पहन के उसको जो प्रेजेंटिंग पार्ट है किसको, उसको वजाइना के अंदर या फिर उसको होल्ड रखने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन उसको बहुत जेंटली किया जाएगा, उसको प्रेस नहीं किया जाएगा। और पेशेंट को क्या करेंगे, 8 to 10 लीटर पे क्या रखेंगे, ऑक्सीजनेशन करेंगे बाई फेस मास्क। किसके थ्रू, फेस मास्क के थ्रू। समझ में आ गया। तो अपना ये क्वेश्चन था, क्या था, द नर्स इज इन द लेबर रूम परफॉर्मिंग वजाइनल असेसमेंट ऑन ए प्रेग्नेंट क्लाइंट लेबर, नर्स नोटेड द प्रेजेंट अम्बिलिकल कोड प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द वजाइना, व्हाट इज द फर्स्ट नर्सिंग एक्शन विद द फाइंडिंग। तो क्या था, प्लेस द क्लाइंट इन द टेंडर पोजीशन। इसमें ऑक्सीजनेशन आ जाता है, लेकिन ऑक्सीजनेशन अभी है नहीं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेंडर पोजीशन में वो करेंगे। उसके बाद किसी को सम्मान हेल्प के लिए किसी को बुलाएंगे, प्राइमरी हेल्थ केयर को इन्फॉर्म करेंगे, डिलीवरी रूम में इन्फॉर्म करेंगे, क्लाइंट को क्या करेंगे, 8 to 10 लीटर ऑक्सीजन रख देंगे। और एग्जामिनेशन प्लेस करेगा किसको, जो प्रोट्रूजिंग पार्ट है उसको वजाइना के अंदर, लेकिन ग्लव्स पहने हुए होंगे। ठीक है, समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ताकि कल से हो सकता है कि अपन आपको थ्योरी वाली क्लासें भी आपको पढ़ाएं, क्योंकि अभी नियर बाई नॉर्थ सेट का एग्ज़ाम तो नहीं है। ठीक है, सितंबर में आएगा। ESIC का है, तो ESIC के लिए आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी क्लासेस पढ़ी हैं उसमें सारे क्वेश्चन बेस्ड मतलब प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है, और क्वेश्चन सारी क्वेश्चन सीरीज हैं। तो आप एक बार देख लेना, ESIC के लिए मोर देन सफिशिएंट है, वो सब्जेक्ट वाइज दे रखा है, तो पूरी प्ले लिस्ट है, उसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।